आपने जो पार्ट 1 देखा एपिसोड 8 का, तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का मुझे मिला और आप लोगों को मैं थैंक्स देना चाहूँगा उसके लिए कि इतने ज़्यादा आपके लाइक्स और मुझे मिले। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में और डिस्क्रिप्टिव वे में आपको मैं कुछ ऐसे कॉस्ट कटिंग मेजर्स बताऊँ, जिससे आप बिज़नेस में और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कर सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने ये चार्ट मेरे सामने बना रखा है, तो इसमें मैंने जैसे 100% की जो कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी को 10% में रख के मैंने ये चार्ट बनाया है। तो आप इसको जब देखेंगे तो जनरली जो रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट को मैंने क्लब करके देखा, तो हर एमएसएमई में जनरली 65 to 80% की कॉस्ट आती है और उसको हम जैसे एवरेज 73 to 75% मान के चले, तो इसमें आपको सबसे पहले जो रॉ मटेरियल कॉस्ट में आपको जो बचाना है, उसकी मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो 6 मंथ्स में आपकी जो एवरेज कॉस्ट आ रही है रॉ मटेरियल की, उसको आपको जज करना है और आज की जो प्रिवेलिंग प्राइसेज है उसके हिसाब से रॉ मटेरियल के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है। जैसे आपको एलएमई होती है, जैसे आप कॉपर या एल्युमिनियम में डील करते हैं तो एलएमई होती है, स्टील के प्राइसेस भी आपके सारे पब्लिश होते हैं और यार्न के जैसे प्राइसेस होते हैं, तो सबके बारे में आपको जानकारी लेनी है। और उसमें आप इस प्राइस को जो आपकी पड़ रही है आज की डेट में, सपोज आपकी प्राइस 75% रॉ मटेरियल की आ रही है, आपको अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से वर्कआउट करना है ये चीज को, और आप कोशिश करें कि उसमें 3 to 4% आप उसका रिडक्शन लेके आए। तो उसमें यदि ये रिडक्शन आप लेके आते हैं तो इससे आप देखिए कि ओवरऑल आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक ड्रामेटिक रूप में चेंज होगी। और इसमें आप जैसे कैश डिस्काउंट की स्कीम्स आती है, तो आप कैश डिस्काउंट्स में भी जाएं यदि फंडिंग आपकी ठीक है और उसको आप अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, तो आप 3 to 4% की सेविंग बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, जो कि आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है, जो मैंने 10% पकड़ी है, इसमें 2 से 3% का इजाफा हो सकता है। मल्टीपल सोर्सेज से आप रॉ मटेरियल परचेज करने की देखें। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को फिक्स कर देते हैं, 2 या 3 सोर्स हमारे पास रहते हैं और कोई ऑप्शन हम ढूंढते नहीं है, क्योंकि वो कई बार हमको क्रेडिट में देते हैं मटेरियल, या कभी हम काफी ये देखते हैं कि भाई रेगुलर सप्लाई है उनसे हम ले रहे हैं, पर आप मल्टीपल सोर्सेज की तरफ ध्यान दीजिए। तो ये सब चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है जो हमको, जो हमारी बेसिक कॉस्ट है रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल की, उसमें आपको काफी सेविंग होगी और इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें वेस्टेज होता है। यदि आप कोई भी रॉ मटेरियल या पैकिंग मटेरियल लेते हैं, उसका वेस्टेज आपको मिलता है, उस वेस्टेज के बारे में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। कोई भी स्क्रैप डीलर हमारे पास आता है या कोई आता है तो हम उसको डिस्पोज कर देते हैं और उसकी कोई कॉस्टिंग या प्राइसिंग के बारे में कभी ज्यादा डिस्कस नहीं होता है। आप उस पर भी ध्यान दें, तो उसमें भी जो आपकी आप देखेंगे कि ईयरली कितनी सेविंग हो रही है, वो भी एक आपको बहुत बड़ा अमाउंट सेव करने को मिलेगा। और जो वेस्टेज है उसको कम करने की कोशिश करेंगे तो इससे भी आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। सेकेंड चीज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ रेंट एंड इंश्योरेंस की, जो एक ओवरऑल कॉस्ट जनरली देखी जाए तो 0.5 to 1% एक एमएसएमई देता है। तो उसे हम चाह रहे हैं कि आप जैसे आज सपोज 10,000 रुपीज किसी को लीज रेंट दे रहे हो, तो आप उसको कोशिश कीजिए कि 10% कम से कम उसके ऊपर डिस्काउंट लाने की उसको कोशिश कीजिए। तो कम से कम 1,000 रुपीज का आप फायदा करते हैं तो आप आज की डेट में कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास आज प्रॉपर्टीज है और वो सही तरीके से, आज मार्केट भी डाउन है तो वो सही तरीके से उनको रेंट भी कोई नहीं दे रहा है, तो आप निगोशिएट करेंगे तो इसको भी आप निगोशिएट कर सकते हैं। और टाइमली आप रेंट दे रहे हैं किसी को तो जनरली वो मान भी जाएगा आपको डिडक्शन देने में, तो इन पे कोशिश करें। तो मैंने रेंट और इंश्योरेंस को साथ में रख दिया। इंश्योरेंस कॉस्ट भी जैसे मैंने मेरे जो एपिसोड नंबर 8 में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि उसके हिसाब से आप निगोशिएट करें तो काफी इंश्योरेंस में भी फायदा आपको हो सकता है। फिर मैन पावर जो कॉस्ट है वो कम, आज हम मान के चलते हैं कि 3% एक इंडस्ट्री पेमेंट करती है जनरली, तो उसमें मैन पावर को आप एडजस्टमेंट करके और जिस तरह से मैन पावर आपके पास अवेलेबल है उसको सर्विस सेक्टर का भी, जिस तरह से मैंने पहले आपको उदाहरण दिया, आपको सर्विस सेक्टर में डाइवर्सिफाई करके आप उस मैन पावर का यूटिलाइजेशन पूरी तरह कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखिए कि आपकी जब वर्क्स या फैक्ट्री या वर्कशॉप जो भी आप जहाँ वर्क करते हैं उसमें शिफ्ट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनकी वर्किंग की शिफ्ट प्लानिंग करके आप उसको यूज करते हैं
तो उससे मैन पावर आपका पूरा यूटिलाइज होगा, और शायद जो आप 10 या 15 वर्कर भी रख रहे हैं या 20 रख रहे हैं, उसमें आप 3-4 वर्कर को कम भी करके और आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और आप जनरली जो मैन पावर हम रिक्रूट करते हैं, वो आप ये देखिए कि मैन पावर को आप इंटर्नशिप के ऊपर रखने की कोशिश कीजिए। आज जैसे स्किल इंडिया का प्रोग्राम है, उसमें आपको मैन पावर काफ़ी सस्ते उसमें मिल जाएगा, तो आप उसमें इंटर्नशिप में उन्हें रखिए, तो उनको ट्रेनिंग भी होगी और साथ में आपको उसकी कॉस्ट भी कम होगी। तो ये चीज़ों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप जैसे भी कोई आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो, उसके बारे में पूरी तरह सोचें, कैसे मैन पावर को रिक्रूट करना, कैसे उसको रखना, कैसे उसको ट्रेन करना, ताकि आपके मल्टीपल पर्पज में वो यूज आ सके। आजकल जो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं वो कि मैन पावर जो हमारी मशीनें या दूसरी चीजें ऑपरेट करता है, वो मेंटेनेंस जनरली नहीं करता है, तो उनको उसमें भी ट्रेन करें। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मेंटेनेंस की जो गतिविधि है, जो फैक्ट्री में आप मेंटेनेंस की जो आपको काम करना चाहिए, वो भी होने लगेगा, और वो मैन पावर उसमें पूरा इन्वॉल्व होगा, आपकी वो कॉस्ट भी काफी बचाएगा। और दूसरी चीज, जैसे अभी मैं आ रहा हूँ जैसे पावर, फ्यूल और यूटिलिटीज में, तो इसकी जो जनरली 3% जो कॉस्ट होती है, आप अपनी मशीनों की वर्किंग को देखकर उसमें 2-3 चीजें जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। आप मशीन का स्टार्ट और क्लोज, जैसे आपको स्टॉप करना है या स्टार्ट करना है मशीन को, उसमें आप जनरली ध्यान देंगे तो टाइम पे यदि मशीन आइडल है तो आप उसे स्टॉप करने का प्रोविजन कीजिए, लोगों को ट्रेन कीजिए। उससे आपकी जो काफी कुछ इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो भी बचेगी। और इवन कई जगह हम जैसे कई स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल कंपनीज में देखते हैं कि पावर केवीए के ऊपर आपको जो मैक्सिमम डिमांड चार्ज लगता है, वो क्या होता है कि जनरली जब आप फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं तो एक साथ में पूरा प्लांट स्टार्ट करते हैं, उससे वो केवीए बढ़ जाता है, तो आपका डिमांड लोड का जो कॉस्ट है वो महीने के आपके आखिरी बिल में जब आता है तो पूरा हाईएस्ट पीक पे आता है, जो आपको पेमेंट करना पड़ता है। उसको बचाने के लिए आप धीरे धीरे अपने हर मशीन को स्टार्ट कीजिए, उससे आपका क्या है, काफी कुछ पावर फैक्टर है, केवीए डिमांड है, सब काफी मेंटेन होगी। और पीएफ भी जो रिबेट मिलता है आपको पावर फैक्टर का, यदि आप उसको 0.9 से नीचे नहीं जाने देते तो आपको एक इलेक्ट्रिसिटी के बिल में रिबेट आता है, आप उसको देखिए और उसको भी मेंटेन करेंगे तो आपको उससे भी काफी फायदा है। तो इस तरह से पावर का कंजम्पशन जो है आप कंट्रोल करें, यूनिट का कंजम्पशन देखें, मॉनिटर करें, कहीं पे गलत पावर का इस्तेमाल हो रहा है उसको बंद करें। इस तरह से फ्यूल को आप ले सकते हैं, यूटिलिटीज को आप ले सकते हैं। तो इसका जो 3% कॉस्ट है, इसको आप 10 to 15% रिड्यूस कर सकते हैं। ये आपकी कोशिश इसमें होनी चाहिए। फिर आपको मैं आता हूँ जैसे मेंटेनेंस, स्पेयर्स, टूल्स, ये जनरली 1% की आपकी कॉस्ट होती है। आप उसको भी कंट्रोल करके उसकी परचेज में, और जैसे मैंने बताया मेंटेनेंस के जो आप रेगुलर मेंटेनेंस यदि करेंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे, तो इसमें भी आप कम से कम 15, इस 1% में 15% आप बचा सकते हैं। जैसे आपकी 1 लाख रुपए की कॉस्ट लग रही है मेंटेनेंस की साल में, तो आप 15,000 रुपए तक यहाँ बचा सकते हैं उसमें से। और आउटसोर्सिंग, जैसे मैंने पहले कहा कि आउटसोर्सिंग में जनरली 2 से 3%, तो 3% जैसे आपकी कॉस्ट लगती है, तो आप उस 3% की कॉस्ट में निगोशिएट करके उन लोगों से जो मल्टीपल सोर्सेज पकड़ के आप जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं उसमें आप उसे निगोशिएट करेंगे, तो उसमें आपको कम से कम ये 3% कॉस्ट में 10 to 15% का फायदा और आप ले सकते हैं। तो जनरली ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा और लोगों से बात करके देखा, तो ये महसूस हुआ कि काफी आइटम्स जो अपने पकड़ रहे हैं, इसमें आप कॉस्ट आपकी कम कर सकते हैं। अब जैसे आप मार्केटिंग है, मार्केटिंग का 1 to 2% लोग कॉस्ट पकड़ के चल रहे हैं, उसमें भी आप ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज है, होटल स्टे है, उस सब को आप कम करके एक फिक्स करके कॉस्ट, उसमें भी आप 10 to 15% की कॉस्ट कम कर सकते हैं। और जनरल एक्सपेंसेज जैसे 1% मैंने पकड़ा, तो आप उसमें भी 10% की कटौती कर सकते हैं। जनरल एक्सपेंसेज आपके सपोज साल का 1 लाख रुपया, तो 10,000 रुपया आप उसको कहीं ना कहीं कोई हेड में बचा के कर सकते हैं। और इंटरेस्ट कॉस्ट जो आपकी है, जनरली एक एमएसएमई 3.3% के एवरेज कॉस्ट में अपना पेमेंट करती है। तो उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज जनरली 14% से लेके 15% तक आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, उसको आप निगोशिएट करके उनसे बात करके उसमें से 2 या 3% आप कम करा सकते हो, तो वो 10 to 15% की आपकी सेविंग इंटरेस्ट कॉस्ट में भी आप ला सकते हो।
तो जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 10% यहाँ पे दिखा गई है, वो 10% की प्रॉफिटेबिलिटी आप देखोगे ये 15 to 16% चली जाएगी। और उससे आपका जो मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि आपका कैश जनरेट होने लगेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और मार्केट कंडीशन कैसे भी हो, खराब हो, पर आप नुकसान में नहीं जाएंगे, आप प्रॉफिटेबल बने रहेंगे। उससे आपका इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, R&D, एक्सपोर्ट काफी कुछ बढ़ेगा। तो आप जनरलाइज है, इनके हर इंडस्ट्री में अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपनी आपकी फैक्ट्री में आप इसको बनाइए, एक चार्ट इस तरह से बना के आप देखिए, हर कॉस्ट को आप कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में आप सोचिए। तो आप महसूस करेंगे कि ये कोई थंब रूल के हिसाब से मैंने नहीं आपको बताया, ये जनरलाइज कॉस्टिंग है। आप खुद के जजमेंट आपको खुद को लेना है, आप किस कॉस्ट में कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसको आप आगे ला सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हम एक्चुअल में हमारे से गलती क्या हो रही है कि हम इसको बिल्कुल ही ओवरलुक कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि जानकारी होने के बावजूद भी हम इसको छोड़ देते हैं कि चलिए ठीक है, चल रहा है जैसे चल रहा है, वैसे मत कीजिए। आप इसमें टाइम दीजिए और महीने में कम से कम 2 बार आप इसके बारे में ठीक से सोचिए और इसको आगे ला कर देखेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंप्रूव होगी। तो मैं आज का एपिसोड यही खत्म करता हूं, और कुछ जानकारी होगी तो मैं आपको पार्ट 3 में इसके बारे में कुछ और बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।